नमस्कार मित्रों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत साहू, भाषा शिक्षक। आज हम भाषा संबंधित खंड पर हम चर्चा करेंगे। भाषा में खासकर आप सिविल सर्विस के परीक्षाओं में आप देखेंगे, और ख़ासकर राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि भाषा में 3 खंड है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी। उसमें से आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा पर चर्चा करेंगे, और छत्तीसगढ़ी भाषा में के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार पर चर्चा करेंगे। यह जो खंड है छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, यह प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के कुछ हिस्सों में, साक्षात्कार जो है 150 अंक का होता है। 150 अंक में से जो 25 अंक है वो छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित होता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में विभिन्न खंड है, उसमें से एक खंड है छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार। तो इस टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 3 प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा में लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं, और जो साक्षात्कार होता है उसमें से जो 25 अंक हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा को समर्पित है, उसमें से लगभग 5 से लेकर के 7 अंक तक का प्रश्न इसमें से आपको बनते हैं। तो ऐसे प्रतियोगी जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में या व्यापम की परीक्षाओं में बैठते हैं, उन सब के लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ यह आम जनता के लिए भी लाभदायक होगा जो छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य पर रुचि रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और प्रश्न को बताने से पहले हम ये जान लें कि साहित्य क्या होता है। तो साहित्य को हम अगर उसके भाग करें तो साहित्य का भाग होता है स धन हित, और स का मतलब साथ और हित का मतलब कल्याण। तो ऐसी रचना जिसके द्वारा किसी मनुष्य का या समस्त सृष्टि का कल्याण की भावना निहित होती है, वह साहित्य कहा जाता है साधारण भाषा में। और जो अगर उसको भाषिक दृष्टि से या व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम साहित्य की परिभाषा करें तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को किसी के कल्याण के लिए रचता है, निर्माण करता है, मूर्त रूप देता है। तो विचारों और भावों का जो संगुम्फन है, मिला जुला रूप है, उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य जो है, अगर हम उसको प्रकार में देखें तो साहित्य जो है वो कई आधारों पे उसको बांटा जाता है। हम सामान्यतः 2 आधारों में उसको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। जैसे कि हम ये स्लाइड में भी आप देखेंगे, आप स्लाइड में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, और इसको हम अगर बांटें तो छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य का हम विभाजन करते हैं, और विभाजन में हम ये देखते हैं कि इसको कितने आधारों पे बांटा जा सकता है। तो यह मुख्यतः 2 आधारों पे बांटा जा सकता है। पहला जो आधार है रचना के काल के आधार पर या रचना के आधार पर, और दूसरा है सामाजिक विषयों के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। अगर रचना के आधार पर देखें तो सबसे पहले किसका रचना होता है? तो सबसे पहले पद्य साहित्य का रचना होता है, जिसको पोएट्री कहते हैं, जिसको हम कविता कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है गद्य साहित्य होता है। तो गद्य साहित्य बाद की रचना है, पद्य साहित्य पहले की रचना है। अगर कोई साहित्य दोनों में रचा जाता है कि गद्य और पद्य दोनों में एक साथ रचा जाता है, तो उसको हम चंपू शैली कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एक और अन्य आधार पर जब साहित्य को बांटते हैं तो वो आधार है सामाजिक विषयों के आधार पर साहित्य है माना जाता है। तो पहला जो इसमें भाग है सामाजिक विषयों के आधार पर या सामाजिक जीवन के आधार पर जब इसको बांटा जाता है, तो पहला साहित्य है लोक साहित्य और दूसरा साहित्य है शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य किसे कहते हैं? तो ऐसा साहित्य जिसमें उच्च शिक्षित व्यक्ति अनौपचारिक रूप से
व्याकरण के नियमों के अनुसार और शिष्टता के साथ में रचता है, जिसमें समाज की कोई वर्ग विशेष तक ही या इसको जो औपचारिक रूप से शिक्षित व्यक्ति है उसको जान और समझ पाता है, तो ऐसे साहित्य क्या कहलाता है? शिष्ट साहित्य कहलाता है। और ऐसा साहित्य जो उच्च शिक्षित व्यक्ति न लिख करके भावनाओं की तीव्रता के आधार पर जब कोई साहित्य लिखा जाता है और स्वतः स्फूर्त लिखा जाता है, सर्वांगीण समाज के लिए लिखा जाता है, सर्वमान्य जनजीवन के बारे में लिखा जाता है, आम जनजीवन के बारे में लिखा जाता है, व्यापक जनसमूह है उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके और की भावनाओं की तीव्रता को ध्यान में रख के स्वतः स्फूर्त जो साहित्य लिखा जाता है, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक परंपरा में, वाचिक परंपरा में आगे बढ़ता है, जनश्रुतियों से आगे बढ़ता है, अलिखित रूप में रहता है, असंस्कृत रहता है। और अगर उसको दूसरा भाषा में कहें कि उसके लिए एक शब्द और प्रयोग होता है कि वो जो उच्च शिक्षित व्यक्ति की दृष्टि से अगर उसको देखा जाए तो उसको हीन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भाषा की प्राकृतिक स्वरूप या बोलचाल की भाषा का भी उसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिसका रचनाकार अज्ञात रहता है और जिसकी रचना काल अज्ञात रहता है, जो आम समाज है उसके उज्ज्वल प्रतिबिंब होता है। ऐसे साहित्य को हम क्या कहते हैं? लोक साहित्य कहते हैं, फोक लिटरेचर कहते हैं। इसमें जो रचनाकार है वह हमको पता ही नहीं रहता है, अज्ञात रहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये इसके विभिन्न खंड होते हैं, इसके विभिन्न खंडों पर अभी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किस प्रकार के साहित्य लिखे गए? तो छत्तीसगढ़ की भूमि पर सभी प्रकार के साहित्य लिखे गए। न जो साहित्य है वो उसको हमको खाली छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, वह जो है छत्तीसगढ़ की भूमि पर लिखा गया प्रत्येक भाषा के साहित्य से संबंधित है। हालांकि इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की भूमि पर जितने भाषाओं में साहित्य लिखा जाता है उसको भी हमको जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण हुआ है, इस वर्गीकरण में हमारे परीक्षा की दृष्टि के लिए और आम जन जीवन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कौन कौन से महान साहित्य रचे गए हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो इसमें हम मुख्यतः हम देखेंगे हम इसका बंटवारा कर लेते हैं। सबसे पहले कि पद्य साहित्य में तो सामान्यतः पद्य साहित्य का भी बंटवारा होता है कि जैसे हम बोलते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और सामान्य काव्य बोला जाता है। साथ ही साथ गद्य साहित्य को भी कई भागों में बांटते हैं। हालांकि और अगर गहरा जाएंगे तो प्रमुख साहित्य गौण साहित्य माना जाता है। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, तो पद्य साहित्य में ये दोहा, सोरठा, चौपाई के रूप में इसको बोला जाता है, जिसको हम अगर दोहा, चौपाई, सोरठा को हम ना बोलें तो हम वो छंदों के रूप में खासकर संस्कृत भाषा में हम जानते हैं, तो छंदों का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमको जो हिंदी में जो कविता वगैरह मिलता है, पद्य मिलता है, वह दोहा, चौपाई, सोरठा के रूप में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ी में भी इसी रूप में आपको मिलेगा, जिसको हम जो कविता है उस आप जानते हैं, कविता को हम गा सकते हैं, गायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सुर, लय, ताल, तुकबंदी होता है। गद्य साहित्य में क्या होता है? तो गद्य साहित्य में बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है, मन और बुद्धि का, विचारों और बुद्धि और तर्कों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इसमें भी भाव होते हैं। हाँ, पद्य और गद्य में क्या अंतर है? तो आप देखेंगे कि पद्य जो है हृदय की भावों की प्रधानता रहती है। यद्यपि उसमें भी बुद्धि का कुछ प्रयोग रहता है और विचारों का प्रयोग रहता है, लेकिन मुख्यतः जो पद्य है उसमें हृदय की भावनाओं को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। लेकिन गद्य में मुख्यतः यह जो है मन और बुद्धि
से उत्पन्न जो मन से उत्पन्न विचार और बुद्धि से तर्क तथ्य प्रमाण से संबंधित इसमें जानकारी रहती है, उसको विभिन्न विधाओं में हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, निबंध, आलोचना, अनुवाद और हाइकू। हाइकू एक नया शब्द है, अभी मैं बताऊंगा हाइकू के बारे में। अगर ये इंग्लिश में बोलेंगे तो इनको कहानी को टेल्स या स्टोरी बोलते हैं, नाटक को ड्रामा बोलते हैं, उपन्यास को नावेल बोलते हैं, फिक्शन बोलते हैं, एकांकी जो एक अंक का नाटक है, आत्मकथा माने स्वयं के बारे में कोई कहानी लिखना, जीवनी बायोग्राफी, संस्मरण, निबंध, आलोचना, अनुवाद और हाइकू। हाइकू जो है जापानी विद्या है। मुख्यतः यह जो हाइकू है वह जापान से आया हुआ और पद्य पर आधारित रचना है। लेकिन पद्य में कैसे, तो ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर हास्य व्यंग करने वाली रचना है। तो हाइकू को हिंदी में भी अपनाया गया है और उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी अपनाया गया है। और हाइकू का पहले जो है पद्य में प्रयोग किया जाता था, अर्थात कविताओं में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान काल में पद्य के साथ साथ गद्य अर्थात कहानी, उपन्यास, नाटक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें मुख्य विषय होता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुराइयां हैं उस पर हास्य व्यंग किया जाता है, चाहे पद्य में हो चाहे गद्य में हो। लेकिन ये सबसे पहले पद्य में आया, बाद में किस में आया, गद्य में आया। तो इसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और कर रहे हैं वर्तमान काल में। फिर आगे हम देखते हैं कि लोक साहित्य में कौन कौन सा विधा आता है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ी भाषा के संदर्भ में देखें तो लोक साहित्य में ये 5 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग है? लोकगीत है, लोकगाथा है, लोक कथा है, लोक नाट्य है और लोक सुभाषित है। लोकगीत आप जानते हैं, गीतों में फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकगीत का क्या मतलब है। तो लोकगीत जो है सर्वसामान्य की जो भावनाएं हैं उसको कोई व्यक्ति उनको शब्द दे दे और शब्द दे के उसको लोग जो है शब्द देने के बाद में शब्द दे दे उसको मौखिक रूप से रचे और मौखिक रूप से रचने के बाद में उसको गाएं और जनता उसको क्या करे, दोहराएं। और ना सिर्फ दोहराएं बल्कि उसके जनजीवन का क्या बने, हिस्सा बने, तब वो क्या कहलाता है, लोकगीत। तो ऐसा गीत जिसको रचा कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि वो आम जनता के जुबान पर, हृदय पर वास करता है और उसके जनजीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका लोकगीत कहलाता है। लोकगाथा, तो समाज में कुछ न कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो अप्रतिम कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं। तो उनकी जो कहानी है उसको गीतों के माध्यम से गाया जाता है, उसको हम कहते हैं लोकगाथा। फिर लोक कथा, तो समाज को दिशा देने के लिए या नैतिक चरित्र का विकास करने के लिए या उसको संस्कार डालने के लिए या उसके जीवन को दिशा देने वाले जितने भी कथा है उसको लोक कथा कहते हैं। और यह जो है मौखिक परंपरा में ही होता है, वाचिक परंपरा में होता है। ये जितने भी लोक लिखा हुआ है ये मौखिक परंपरा में ही होता है, लिखित रूप प्राप्त नहीं होता। लेकिन वर्तमान काल में चूँकि मुद्रण का आविष्कार हो गया है इसलिए यह जो है लिखित रूप में भी प्राप्त होता है। लेकिन वाकई में ये जो जितने भी रचनाएं आपको मिलेंगी वह सब जो है मौखिक परंपरा में जनश्रुति से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ता है। लोकनाट्य, तो जो गीत है या कथा या कहानी है या गाथा है उसी को नाटक के रूप में क्या कर दिया जाता है, रूपांतरण कर दिया जाता है, वह क्या कहलाता है, लोकनाट्य कहलाता है। इसका कोई विशेष लिखित संवाद नहीं होता है बल्कि पात्र जो है समय परिस्थिति और पात्र की भावनाओं के अनुसार से स्वरचित और तुरंत उसका संवाद को वह क्या कर देता है, बोल देता है। किसके अंतर्गत? लोकनाट्य के अंतर्गत। लोक सुभाषित, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, वह जो है कोई अपने दीर्घकालिक जो अनुभव हैं उसको सार रूप में वह कुछ वाक्यों में या दोहों के रूप में वो लिख दिया रहता है
वो आपका क्या कहलाता है, लोक सुभाषित, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए या आम जनजीवन के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में उसका कार्य व्यवहार, आचार व्यवहार को वो संयमित, नियंत्रित और मर्यादित करता है। और वह अपने उन अनुभवों के आलोक में अपने जीवन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। और इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 विषय आते हैं लोक सुभाषित के अंतर्गत। मुहावरा होता है, पहेली होता है और लोकोक्ति होता है। मुहावरा को तो हम मुहावरा ही बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में भी, लेकिन जो लोकोक्ति होता है उसको हाना बोलते हैं, और जो पहेली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनौला बोलते हैं। तो मुख्यतः लोक सुभाषित में 3 प्रकार के 3 हिस्से आते हैं, और जो वो हमारे संत महात्माओं के अनुभवों का क्या होता है, सार होता है। तो ये आपका जो आपका है, ये लोक साहित्य जो है इतने भागों में बांटा जाता है। फिर आइए हम देखते हैं कि जो जितने भी साहित्य रचना रचा गया है, तो आप देखेंगे कि जो साहित्य रचना रचा गया है, तो ये साहित्य रचना कब से हमको प्राप्त होता है। तो जो साहित्य की प्राप्ति होता है, तो सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि साहित्य कब रचा जाएगा, जब भाषा रचा जाएगा। तो भाषा और साहित्य जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भाषा का विकास हो रहा है, मतलब उसमें साहित्य रचे जा रहे हैं, और कोई साहित्य रचे जा रहे हैं, इसका मतलब भाषा का विकास हो रहा है। तो ये पारस्परिक जो है अंतर संबंधित होते हैं भाषा एवं साहित्य। तो यह छत्तीसगढ़ भूमि है, यह सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ भी एक भाषा विकसित हुई। यह जिसको अभी हम छत्तीसगढ़ी कहते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसको छत्तीसगढ़ी न कह के हम इसको क्या कहते हैं, कोसली कहा जाता है। यह आप देखे होंगे कि जो भाषा का वर्गीकरण है उसमें आप देखे होंगे कि यह अर्धमागधी अपभ्रंश से, जो अपभ्रंश भाषा है, जो 500 से 1000 ईस्वी तक जो विकसित हुआ, तो अपभ्रंश जो है 7 भागों में बटा, 7 भाग में एक भाग है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी शाखा का विकास होता है, और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं विकसित होती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, जिसमें से हम छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसका विकास जो है कब से माना जाता है, तो सब सामान्यतः यह माना जाता है कि 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में छत्तीसगढ़ी भाषा का जो एक प्रकार से कहिए बीजारोपण होता है। बाद में वो पुष्पित और पल्लवित होता है, आगे बढ़ता है। आप देखे होंगे कि जो जेजाक भुक्ति वंश है वो छत्तीसगढ़ भूमि में प्रवेश करता है और यहाँ शासन स्थापित करता है, जो बाद में आपको देखेंगे कि चेदी और कलचुरी वंश उसमें उत्तराधिकारी के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो जब जेजाक भुक्ति लोग छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग और जेजाक भुक्ति वंश जो यहाँ पर प्रवेश होता है, तो उन दोनों के संयोग से छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। उसके पहले इसको क्या किया जाता है, कोसली हम कहते हैं। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी जो छत्तीसगढ़ शब्द है वही हमको 15वीं शताब्दी में हमको 1400 आप समझिएगा, एग्जैक्ट डेट मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो 15वीं शताब्दी है उसमें छत्तीसगढ़ शब्द मिलता है। तो छत्तीसगढ़ शब्द से हमको क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ ही मिलेगा। लेकिन जो साहित्य रचना है वो हमको 9वीं 10वीं शताब्दी से ही मिलता है। लेकिन यह जो साहित्य रचना है वो जनश्रुति, लोक श्रुति और लोक साहित्य के रूप में मिलता है, लिखित रूप में प्राप्त हमको नहीं होता है। तो जब भाषा का ही विकास ही 9वीं 10वीं शताब्दी से हमको प्राप्त होता है, तो साहित्य भी लगभग हम उसी काल में हम मान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य पर ही कार्य हुआ है। चूँकि इस काल में जब 9वीं 10वीं शताब्दी का जो काल था, तो उसमें आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में किस भाषा में साहित्य रचा जा रहा था। तो इस काल में आप देखेंगे कि जो जितने भी धार्मिक साहित्य हैं, जो उच्च शिक्षित वर्ग है, वो संस्कृत भाषा में लिख रहे थे। उसके बाद में आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा के साथ साथ में जो राजनीतिक सत्ता है,
राजनीतिक सत्ता है, जो राजा महाराजा है, जो राज्याश्रित जो कवि और लेखक हैं और साहित्यकार हैं, वह ब्रज भाषा में साहित्य रचना कर रहे थे। इस काल को 9वीं 10वीं शताब्दी काल को अभ्रंश भाषा का काल भी माना जाता है। इसके साथ साथ इस काल में आप देखेंगे कि अवधि और ब्रज में भी साहित्य लिखे जा रहे थे। जैसे राम काव्य और जो कृष्ण काव्य है वो अवधि और ब्रज भाषा में लिखे जा रहे थे। चूँकि छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य जो शिष्ट साहित्य है उस रूप में हमको प्राप्त नहीं होते जैसे आज प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस काल में संस्कृत भाषा में जो साहित्य रचते थे उन्हीं को ही अच्छा माना जाता था, उन्हीं को मान सम्मान प्राप्त होता था। इसीलिए छत्तीसगढ़ी भाषा जो है उस काल में क्या रह गया, अछूता रह गया। लेकिन जो थोड़े बहुत रचनाएं हमको मिलते हैं वो लोक साहित्य के रूप में मिलते हैं, जो अलिखित रहता है, वाचिक परंपरा में रहता है। तो आइए हम छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य जो लिखे गए उसको हम विभिन्न कालों में बांटते हैं, और विभिन्न कालों में बांट करके जो आप उसको हम वर्तमान काल में हम आप देखेंगे कि उसको ईस्वी सन में भी हम उसको बांट देते हैं। तो ये देखिएगा छत्तीसगढ़ी साहित्य का जो इतिहास है हमको उसका काल विभाजन एवं नामकरण करते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है आदिकाल है, दूसरा मध्यकाल है और तीसरा आधुनिक काल है। अगर आदिकाल को हम देखें तो आदिकाल को देखें तो ये 950 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी तक इसको माना जाता है। दूसरा जो मध्यकाल है वो 1450 से 1850 तक का काल माना जाता है, और जो आधुनिक काल है वो 1850 से लेकर के अब तक का माना जाता है। आदिकाल में मुख्यतः जो है पद्यों की रचना हुई, कविताओं की रचना हुई, इसलिए उसको पद्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल जो है उसमें भी पद्यों की प्रधानता रही, इसलिए उसको भी पद्यकाल कहा जाता है। लेकिन आधुनिक काल को गद्यों की प्रधानता के कारण उसको गद्यकाल कहा जाता है। यद्यपि गद्य के साथ साथ पद्य का भी रचना हो रहा है। गद्य काल में, ये आधुनिक काल में सिर्फ पद्य और गद्य का ही नहीं, शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य समान रूप से लिखे जा रहे हैं। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का अगर संख्या देखा जाए तो 1000 से अधिक साहित्य हमको प्राप्त होते हैं। फिर आदिकाल के बारे में हम कुछ जानकारी हम लें, उसके बारे में जानें। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आदिकाल का जो समय है वो आप देखेंगे कि 950 से 1450 ईस्वी तक का है, उसको पद्यकाल माना जाता है। अब पद्यकाल में कौन कौन सा विषय, किस किस विषय पर लिखा जाता है तो उसको आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है उसमें। गाथा काल बोला जाता है, वीर गाथा काल बोला जाता है, चारण काल बोला जाता है, कथारूढ़ी काल बोला जाता है, उसको स्वर्ण काल बोला जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है उसको मध्यकाल माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वह आदिकाल को माना जाता है। आदिकाल मतलब प्रारंभिक काल, शुरुआती का काल जो है बीज वपन का काल है, बीजारोपण का काल है। इस समय साहित्य एकाएक नहीं लिखे गए, बल्कि साहित्य लिखने की परंपरा की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो हमको जानना है कि गाथा काल क्यों कहा जाता है। तो अभी मैं बताया हूँ, गाथा मतलब किसी भी वीरता का वर्णन हम गा के रूप में करें तो हम उसको क्या कहते हैं, गाथा कहा जाता है। लेकिन ये पद्य में होता है, कविता में होता है। तो हमारे पास कुछ न कुछ किसी भी भूमि पर कोई न कोई जननायक होता है, कोई महापुरुष होता है, तो उसकी वीरता का या उसके द्वारा किए गए महान कृत्यों का जो बखान है उसको जब हम गा करके बोलें तो हम उसको क्या कहते हैं, गाथा कहते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में जो चलता है वीर गाथा काल, गाथा काल, रासो काल, चारण काल, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी में भी कुछ हिस्सा उसका भी प्राप्त होता है। इसको कथारूढ़ी भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बैलेड्स कहते हैं। स्वर्ण काल भी इसको कहा जाता है। तो हम एक एक करके देखें कि इसको गाथा काल क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताया हूँ। और लगभग वीर गाथा काल भी उसी के मैं अभी जो बताया हूँ कि किसी भी महापुरुष के किए गए महान कार्य या किसी भी राजा के द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य को जब हम गाएं तो उसको हम कहते हैं वीर गाथा। और इस काल में ऐसे साहित्य बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए आदिकाल को क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। कथारूढ़ी का मतलब है, तो जो आप देखेंगे कि जो 950 से 1450 ईस्वी तक का जो काल है
तो इसमें आप देखेंगे कि न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत भूमि में राजनीतिक साम्राज्य का उत्थान पतन और साम्राज्य विस्तार का काल रहा है ये काल में। तो साम्राज्य विस्तार का काल में भारत के अंदर में साम्राज्य का विस्तार, भारत के राजाओं के द्वारा एक दूसरे को हरा करके साम्राज्य विस्तार, और प्लस भारत में बाहर विदेशों से जो आक्रमण हुआ है तो विदेशी राजाओं द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार का भी काल माना जाता है। तो आंतरिक और बाह्य रूप से यह साम्राज्य विस्तार का काल है, और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने पड़ते हैं, और युद्ध के लिए आपको वीरता दिखानी पड़ती है। तो यह काल जो है युद्ध है, वीरता है, साहस है, साहस के बारे में आपको वर्णन मिलेगा चूँकि युद्ध होता है। तो साथ ही साथ राजाओं की इसमें प्रेम कहानियाँ भी मिलती हैं। तो इसमें मुख्यतः आप देखेंगे कि युद्ध और प्रेम से संबंधित, युद्ध और प्रेम के लिए, युद्ध करने और प्रेम प्राप्त करने के लिए वीरता दिखानी पड़ती है। तो जो वीरता का वर्णन इसमें मिलता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि युद्ध और प्रेम के साथ साथ उस काल की सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसका भी वर्णन मिलता है। उस काल में तंत्र मंत्र और जो अंधविश्वास है उसकी भी जानकारी हमको मिलता है। साथ ही साथ उस काल की जनजीवन की भी जानकारी मिलती है। इस काल को चारण काल क्यों कहा जाता है? तो अभी तक आप देखेंगे कि जितने भी जो कवि और लेखक रहे वो सामान्यतः इनके पहले, आदिकाल से भी पहले जितने भी साहित्य रचे गए वो लगभग धार्मिक साहित्य रचे गए, और यह स्वतंत्र रूप से रचे गए, जंगलों में और पहाड़ों में रचे गए। लेकिन जो बाद के काल हैं, जो 950 से 1450 का जो काल है, इस काल में कवि जो है राज्याश्रित होते थे, अर्थात राजा के दरबार में राजकवि के रूप में विराजमान रहते थे, और राजाओं के द्वारा किया गया कृत्य, चाहे युद्ध हो, चाहे प्रेम हो, या अन्य कोई कार्य है, उसका बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन होता है उसको अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, अर्थात राजा के चरणों की प्रशंसा करने के कारण। अब चरणों का मतलब उसके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करने के कारण हम उसको क्या कहते हैं? इस कार्य को चारण कहते हैं। और इस काल में बहुत सारे चारण काव्य लिखे गए, इसलिए इस संपूर्ण काल को क्या कहा जाता है? चारण काल कहा जाता है। इस काल को कथारूढ़ी क्यों कहा जाता है? तो इसमें एक निश्चित विषय, निश्चित प्रकरण पर चर्चा किया जाता है। जैसे अभी आपको बताया कि युद्ध है, प्रेम है, उस काल की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, आचार विचार, खान पान, रहन सहन। तो कुछ विषय निश्चित विषयों पर, जो रूढ़ विषयों पर है, जो पारंपरिक विषयों पर है, उसकी कथा, उसकी गाथा का बखान किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कथारूढ़ी कहा जाता है, जिसको बैलेड्स भी कहा जाता है। इस काल को, जो आदिकाल है, उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि जब कोई साहित्य रचना होती है, और साहित्य रचना केवल किताबों में न रहकर आम जनता, सर्वमान्य या आम जनता या आम जन या सर्वमान्य हो जाए कोई बातें, और यह न सिर्फ ये किताबों में रहे बल्कि जनता के जुबान पे रहे, और जनता के हृदय में वास करे, और उसके जीवन का हिस्सा बन जाए, और वो सदा अपने दिनचर्या निभाते हुए इस जो साहित्य है उसको गुनगुनाते रहें, गाते रहें, उसको फैलाते रहें। तो ऐसे साहित्य, जब ऐसे साहित्य की बहुलता हो जाती है, तो यह जो है आप देखेंगे कि साहित्य रचना का जो मूल उद्देश्य है कि साहित्य को पढ़ें, उसको गाएं, उसको फैलाएं। तो ये जो मौखिक परंपरा में जो आम जनजीवन के हृदय में वास कर लेता है, तो ऐसे साहित्य को सफल माना जाता है। और ऐसे साहित्य सफलतापूर्वक लोग जो अपने जुबान पे रखे, हृदय पे रखे, और अपने जीवन का हिस्सा बनाए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर अगर ये जो जितनी भी रचनाएं हैं, इसको छत्तीसगढ़ में खासकर तमूरा में, तमूरा एक वाद्य यंत्र होता है, तो तमूरा बजा करके इसको क्या किया जाता है? गायन किया जाता था। साथ में गायन के साथ में कुछ विशेष जातियां ही इसको अपने जीवन यापन का हिस्सा बना लिया था, और उसको इसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह भी करता था। और ये जन जन तक
फैलाता था और ऐसा वातावरण निर्मित करते थे। तो इस काल में एक प्रकार से जितने साहित्य है उसको आम जन तक फैलाने के लिए पूरा एक वातावरण बनाए कुछ कलाकारों द्वारा। तो इसलिए भी इस काल को क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। तो स्वर्णकाल के बारे में आप जानिएगा कि वो केवल किताबों में ही ना रह जाए, ग्रंथों में ही ना रह जाए, बल्कि जो रचना हुआ है वो आम जनमानस के मन में, हृदय में वास कर ले। तो यह जो काल होता है वो क्या कहलाएगा, स्वर्णकाल होता है। तो कोई भी साहित्य जो है जनमानस में अगर बैठ जाता है तो साहित्य का काम माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य का जो आदिकाल है उसको स्वर्णकाल माना जाता है, जबकि हिंदी साहित्य में मध्यकाल को अर्थात भक्ति काल को क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। फिर आगे हम देखते हैं मध्यकाल। तो मध्यकाल के जो इसमें सन इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें है 1450 से 1850 तक का काल माना जाता है। लगभग 400 वर्ष का काल है। 400 वर्ष के काल में आप देखिएगा कि इस समय जो है जो बाह्य आक्रमण इस समय निरंतर हो रहे थे, भारत भूमि में भी हो रहा था। यद्यपि छत्तीसगढ़ में जो बाह्य आक्रमण है उस रूप में हमको दिखाई नहीं देता है। यद्यपि इस काल में मुस्लिम आक्रांता जो है छत्तीसगढ़ में आक्रमण किए। जो छत्तीसगढ़ में जो राजा बहारेंद्र हैं उनके काल में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। यद्यपि मुस्लिमों को पराजित कर दिया गया, जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनको पराजित कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनका भय बना रहा। तो इस काल के साहित्य में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए आक्रमण और अत्याचार का भी वर्णन ये इस साहित्य में मिलता है। इस काल में आप देखेंगे कि जैसे भारत भूमि में निरंतर जो है आक्रमण हो रहा था, 711 से जो आक्रमण हुआ था उसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से लेकर के जितने भी वंश हैं वो निरंतर आक्रमण करते रहे और हम पराजित होते रहे। तो राजनीतिक रूप से हम पराजित होते गए। तो यहाँ के जो जनमानस है वो जो आक्रमणकारी है उसको स्वीकार नहीं कर सके। उनके खान पान, रहन सहन, उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा अंतर था। और हमारा राजा जो है हार गया और हमारे जितने भी धार्मिक मान्यताओं के जो स्थल हैं उनको जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने नष्ट किया। तो हम जो है जो भारतीय जनमानस है वो हताश और निराश हो गया। हताशा और निराशा में कुछ महापुरुषों ने यहाँ के लोगों को संबल प्रदान किया और ढाढ़स बंधाया कि ठीक है, हम राजनीतिक रूप से हार गए तो क्या हुआ, हमारा भूमि तो कोई नहीं ले जा सकता, और राजा हार गया तो क्या हुआ, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो भारतीय जीवन पद्धति है उसमें मोक्ष प्राप्ति किया, जीवन में सफलता प्राप्त करने के 3 साधन हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। तो चूंकि ज्ञान की परंपरा इन्होंने नष्ट कर दी, कर्म की परंपरा मतलब हमारा राजा जो है हार गया, हमारी सेना हार गए, हमारे लोग हार गए। तो जब ज्ञान कर्म दोनों से हम पराजित हो गए तो तीसरा मार्ग बचता है भक्ति। तो इस काल में जो महापुरुष हैं या संत हैं या महात्मा हैं उन्होंने आम जनता को भक्ति की ओर उन्मुख किया। तो न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत भूमि में यह काल जो है भक्ति का काल रहा। और इस काल में हमारे जितने भी पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको नष्ट कर दिया गया। तो चौक चौराहों में और संत महात्माओं की कुटियों में जो संत महात्मा हैं वो आम जनता, हताश निराश जनता को, अपने पौरुष से हीन जनता को ढाढ़स बंधाने के लिए उन्होंने कहा कि आओ हम क्या करें, भक्ति करें, हम ईश्वर को याद करें। ईश्वर जो है वो प्रकट होगा और जितने भी आक्रमणकारी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, जो इस धरती पे कब्जा कर लिए हैं उसको हम क्या करेंगे, मार भगाएंगे। और वो महापुरुष का क्या करें, ईश्वर का क्या करें, आह्वान करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भक्ति का क्या होता है, उदय होता है। समाज में पूरा भक्ति छाया रहता है, पूरे भारत में से भक्ति छाया रहता है। और भक्ति से संबंधित मौखिक परम में कुछ दोहें, कुछ चौपाई, कुछ सोरठे रचे जा रहे थे, जो एक पीढ़ी से जो कोई जो है उसको रच रहा है और आम जनमानस उसको क्या कर रहा है, गा रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है। तो ये पूरा काल जो है भक्ति के रूप में या जो रचना है वो जो साहित्य है वो भक्ति के रूप में हमको दिखाई देता है। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। और यह जो है भक्ति काल भी
किस रूप में हमको दिखाई देता है? पद्य के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो चूंकि इस समय भारत भूमि में भक्ति काल चल रहा था, तो हालांकि राजनीतिक पराजय के कारण भक्ति का उदय होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको उस रूप में छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देता कि राजनीतिक पराजय के कारण यहाँ भक्ति का उदय होता है, बल्कि इस रूप में दिखाई देता है कि धनी धर्मदास जो है काशी की यात्रा करते हैं, वहाँ कबीर पंथ के जो विचारधारा है, उसके ज्ञान है, उसको वो अपना ग्रहण करते हैं और यहाँ पर ला करके कबीर पंथ का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसको हमको उस रूप में हमको दिखाई देता है, ना कि राजनीतिक पराजय के रूप में दिखाई देता है। तो इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, भक्ति काल के बारे में। छत्तीसगढ़ में भक्ति काल के रूप, भक्ति जो है किस रूप में हमको दिखाई देता है, तो मैं आगे इसको आपको बताऊंगा। आधुनिक काल में हम देखेंगे 1850 से अब तक का। तो चूंकि ये दोनों काल जो है, आदि काल और जो मध्यकाल है, वो पद्य काल के रूप में रहा है, कविता के रूप में रहा है, लेकिन जो आधुनिक काल है उसमें गद्यों की प्रधानता रही है। यद्यपि इस काल में न केवल गद्य रचे गए, बल्कि पद्य भी समान रूप से रचे जाने लगे, लेकिन जिसकी प्रधानता होती है उसके नाम के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो चूँकि इस काल में गद्यों की प्रधानता रही, इसलिए गद्य काल कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह है कि इस काल में भी पद्य की रचना किया जा रहा था, और अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो अब गद्य में क्या क्या आता है, क्या क्या आते हैं, ये अभी हम थोड़ी देर पहले देखे हैं कि कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण के बारे में हम देख चुके हैं। अब ये काल विभाजन है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण है, और इससे भी संबंधित प्रश्न जो है पीएससी के विभिन्न परीक्षा, पीएससी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भाषा और साहित्य के जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, पिपासु व्यक्ति हैं, उनके लिए भी यह क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए आगे हम देखते हैं। अब हम जो जितने भी साहित्य हैं, जितने भी यहाँ साहित्य रचे गए हैं, उसको हम 3 भागों में बांटा, काल के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। उस काल की प्रवृत्ति और उस काल में कौन कौन से साहित्य रचे गए, उसके आधार पे हम अभी बांटे हैं, देखे हैं, काल के आधार पे बांटे हैं। तो 3 भाग में बांटे थे। 3 भाग में पहला जो काल था आदिकालीन था, जिसको हम वीर गाथा काल, लोक गाथा काल, कथा, रूढ़ी, बैलेड, स्वर्ण काल कहें। तो उसमें हमको कौन कौन से साहित्य प्राप्त होते हैं, तो ये आपको देख रहे हैं कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आदिकाल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो लोक साहित्य होता है वो जो है मौखिक परंपरा में ही चलता है, लिखित परंपरा में नहीं चलता है। लेकिन वर्तमान काल में जो मौखिक परंपरा के साथ साथ इसको लिखित रूप में अब विद्यमान है, ये किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। तो आइए देखते हैं कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य रचे गए हैं। तो आदिकाल के साहित्य को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा हिस्सा होता है, एक तो प्रेम प्रधान गाथा है और दूसरा है धार्मिक और पौराणिक गाथाएं। आप देखे होंगे कि भारत भूमि जो है धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हर काल में धार्मिक साहित्य रचे जा रहे थे और रचे जाएंगे आगे भी। और धार्मिक के साथ साथ आप देखेंगे कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलता है। तो राजनीति में आपको आप देखेंगे कि प्रेम प्रधान गाथाएं आपको मिलेंगे। इसमें प्रेम प्रधान गाथाएं में दोनों मिलेंगे, कोई राजा से संबंधित प्रेम कहानी है वो भी मिलेंगे, और आम जनता का भी कुछ विशेष प्रेम कहानी है वो भी हमको प्राप्त होंगे। तो आदिकालीन साहित्य में 2 भाग में हो गया, प्रेम प्रधान और क्या हो गया, धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं हो गया। आदिकाल में का जो प्रेम प्रधान गाथाएं वो मुख्यतः हमको 4 प्राप्त होता है। पहला है अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा और राजा वीर सिंह की गाथा। धार्मिक एवं पौराणिक गाथाओं में हमको मुख्य रूप से 2 गाथाएं मिलता है। एक है फुलबासन की गाथा और दूसरा है पंडवानी की गाथा। हम देखते हैं कि इसमें जो अहिमन रानी की गाथा है, केवला रानी की गाथा है, तो इसमें इसके
आप देखेंगे अभी जो परीक्षा का जो प्रवृत्ति चल रहा है उसमें वह किसी भी रचना है उसके पात्रों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पात्रों के बारे में भी कुछ जानकारी हम प्राप्त करें। अहिमन रानी कौन है? तो अहिमन रानी राजा वीर सिंह की पत्नी है। वीर सिंह की पत्नी है, सरोवर स्नान को जाती है और एक व्यापारी से मुलाकात होता है। व्यापारी जो है पासा खेलने का उसको न्योता देता है। उस पासे में अहिमन रानी हार जाती है। हारती है तो वह अपना वस्त्र भी हार जाती है। वस्त्र हार जाती है तो जो व्यापारी है उसको वस्त्र देता है और वस्त्र देने के बाद में वो व्यापारी द्वारा दिया गया जो वस्त्र है उसको अपना महल पहन के जाती है। राजा उस पर शक करता है और शक करता है, उस पर चरित्र पर शंका करता है, उसको यातना देता है। उसको इतना यातना देता है कि वो रानी को मृत समझ लिया जाता है। व्यापारी को पता चलता है तो व्यापारी जो है राजा को आकर के बताता है। तो व्यापारी और राजा के प्रार्थना और महादेव पार्वती की कृपा से रानी को पुनर्जीवन प्राप्त होता है, पति से मिलन होता है और जो अहिमन रानी और जो राजा वीर सिंह हैं उनके बीच में जो गलतफहमी है, जो शंका संदेह है वो दूर होता है और राजा वीर सिंह जो है खुश होकर के अपनी बहन का विवाह किससे कर देता है? उस व्यापारी से कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो अहिमन रानी की गाथा है वो दाम्पत्य जीवन है, मानवीय भावनाएं हैं और जो पारलौकिक शक्तियां हैं उसका सुंदर चित्रण इसमें अहिमन रानी की गाथा में हमको प्राप्त होता है। दूसरा है केवला रानी की गाथा। तो केवला रानी की गाथा जो है ये हरदी शहर के राजा मदन सिंह की पत्नी की गाथा है। तो इसमें राजा मदन सिंह और केवला रानी का प्रेम फूटना, फिर उसका पल्लवित होना और उसके बाद में उससे अलग होना और उसके बाद फिर उस पुनर्मिलन होना की कहानी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है जितना आपको अहिमन रानी की गाथा में मिलेगा। तीसरा है रेवा रानी की गाथा। तो रेवा रानी की गाथा ये जो है, रेवा रानी कौन है? तो राजा उग्र सिंह की पत्नी है रेवा रानी। और इसको राजा उग्रसेन की जो पत्नी है वो सोई हुई रहती है। सोई हुई अवस्था में दुमदुमी जो राक्षस है वो छद्मवेश में आता है और रानी को उठा कर के ले जाता है, उसके साथ बलात् संभोग करता है। संभोग के कारण से जो दुमदुमी राक्षस और रेवा रानी के संभोग के द्वारा जो एक पुत्र जन्म होता है केसराज। केसराज का मतलब है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा केस थे, मतलब बाल थे, तो इसलिए उसका नाम केसराज रखा गया है। तो उन दोनों के बलात् हरकत के वजह से जो एक पुत्र का जन्म होता है उसका कहानी है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब एक रानी की स्थिति ये हो सकती है तो आम जनजीवन की स्थिति क्या होगी। तो इसमें नारी जीवन की असहायता परवस्था की कहानी है। यद्यपि वो दुमदुमी जो राक्षस है उसका राजा जो है वध करता है और रानी को छुड़ा करके लाता है, लेकिन मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ कि जब रानी का यह स्थिति है तो आम जो नारी होगी उसकी क्या स्थिति होगी। उसको उठा करके उसको बलात् ले जाया जाता है, उसके साथ में बलात् संभोग किया जाता है। तो नारी की परवस्था और असहाय स्थिति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और समाज द्वारा प्रताड़ित नारी और आसुरी प्रवृत्ति का भी इसमें क्या किया गया है, वर्णन मिलता है इसमें रेवा रानी की गाथा में। तो इसमें थोड़ी थोड़ी आपको कहानी और उसके पात्रों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर अगला है इसमें आपका राजा वीर सिंह की गाथा। राजा वीर सिंह की गाथा में भी आपको मिलता है। राजा वीर सिंह की जो गाथा है इसमें भी यह होता है कि एक जोगी रहता है जो जादू मंत्र से रानी का अपहरण कर लेता है। राजा वीर सिंह की पत्नी का अपहरण करके उसको ले जाता है। राजा जो है रानी की खोज करता है। फिर खोज करने के बाद में अब चूंकि जोगी जो है विभिन्न प्रकार की जादू से वो तंत्र मंत्र विद्या से युक्त रहता है, तो उसको राजा जो है रानी को छुड़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के
क्या कहना चाहिए, प्रयास करता है और जोगी के जो रहस्य है उसको भेदता है। चूँकि जोगी जो है विभिन्न कला और विद्याओं में पारंगत था, तो जोगी के चंगुल से रानी को छुड़ाना राजा के लिए दुरूह कार्य था। तो अंततः जो है राजा जो है सफल हो जाता है रानी को छुड़ाने में। तो और जोगी का रहस्य पता करता है, तब वो छुड़ा पाता है। फिर और जोगी की क्या करता है, हत्या करता है। और जो राजा वीर सिंह जो है वो अपनी पत्नी को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से उस समय के जो तंत्र मंत्र तांत्रिक और जो रहस्य है, जादू टोना है, उससे संबंधित भी इसमें और अंधविश्वास से संबंधित इसमें वर्णन मिलता है। तो ये मुख्यतः जो है प्रेम प्रधान जो गाथा है वह मुख्यतः 4 हैं। इसमें आपको ये जो गाथा के साथ साथ उसके पात्रों को भी आपको जानना जरूरी है। साथ साथ आप देखेंगे इस काल में धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं भी लिखी गई हैं। उसमें से पहला है फूलबासन की गाथा। तो फूलबासन की गाथा जो है यह जो है सीता और लक्ष्मण से संबंधित है। माता सीता को एक रात को स्वप्न आता है कि एक फूल है जो स्वर्गलोक में है, जिसका नाम फूलबासन है। वह जो है ऐसा माना जाता है कि दिन में यह फूल रहता है और रात में यह सुंदर स्त्री में बदल जाता है। और तो उसके जो क्या कहना चाहिए, फूलबासन के जो परिवर्तन है, जो फूल का परिवर्तन है कि वो नारी भी बन जाती है और फूल भी बन जाता है वो, तो उसके लिए जो माता सीता है वो लक्ष्मण को बोलता है कि मैं स्वप्न में ऐसा देखा हूँ कि एक फूल है स्वर्गलोक में जो रात में नारी का रूप ले लेती है और दिन में फूल के रूप में वो रहता है। तो वह फूल मुझे चाहिए करके लक्ष्मण द्वारा मना किया जाता है कि ये इस तरीके का कोई फूल नहीं होता है, आप व्यर्थ के कामों में आप ना रहें। लेकिन माता सीता द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप वो फूल को हमको ला करके दो। तो लक्ष्मण जो है वो उस फूल को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उस फूल को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक रास्ते में जाता है और एक राजा के यहाँ राजा के यहाँ वो रास्ते में रुकता है। और जो राजा की पुत्री है वह जो है उस फूल को प्राप्त करने का विधि बताता है। उस जो राजा है आप देखेंगे राजा साल केवरा, उसका नाम है राजा साल केवरा, ये भावरगढ़ के राजा है। उसका जो बेटी है वह जो है उस फूल को प्राप्त करने की विधि को क्या करता है, बताता है। और लक्ष्मण जो है उस बताए गए विधि द्वारा उस फूल को प्राप्त करके माता सीता को क्या करता है, अर्पित करता है। तो आप देखेंगे कि एक तो फूल का नारी रूप में परिवर्तित होना और उसको वो जो उसके रहस्य है, फूल के रहस्य है, उसको उस राजा की बेटी द्वारा प्राप्त करना और उस फूल को प्राप्त करने के लिए जो उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसकी कहानी है हमको फूलबासन की गाथा में मिलता है। इसमें आप देखेंगे कि जो फूलबासन की गाथा है उसमें जो है लक्ष्मण के लिए एक प्रकार से संकट का दौर रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जो है आप देखेंगे कि ऐसी घटनाओं में और भी वह क्या कहना चाहिए, उसको कष्ट उठाना पड़ा था। सीता के अपहरण के समय में भी माता सीता ने जिद किया था कि आप राम के साथ जाओ, राम की सहायता करो। और उसी दौरान लक्ष्मण रेखा खींचने के बावजूद भी माता सीता का क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। तो इसमें दोनों का संवाद है कि आप जो है आप जिद न करें, आपकी जिद की वजह से हमारा जो परिवार है वो किस में पड़ जाता है, संकट में पड़ जाता है। तो इसमें सीता अपहरण के जैसे वो जो संवाद होता है कि भाई आप जो है ऐसे कोई फूल नहीं होता है, आप इस मन संकट में ना डालें, विपत्ति में ना डालें। लेकिन अंततः जो है माता सीता का हठ का भी इसमें वर्णन होता है और हठ के कारण जो लक्ष्मण को कष्ट होता है उसका भी वर्णन है। और लक्ष्मण को इसमें योगी के रूप में दिखाया गया है। फिर अगला इसमें गाथा है पांडवानी की गाथा।
पंडवानी की गाथा आप जानते हैं कि महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूप क्या कहलाता है, पंडवानी कहलाता है। और पंडवानी में पंडवानी में तो कई कहानियाँ हैं, लेकिन पंडवानी की गाथा जो है वो छत्तीसगढ़ी साहित्य में किस रूप में दिखता है और छत्तीसगढ़ी साहित्य में किस मान्यता, किस व्रत त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी का एक प्रमुख त्यौहार है जिसको हम तीजा कहते हैं, हरतालिका व्रत कहा जाता है, जिसमें बेटियों को मायके लिवा लिया जाता है और पति के कल्याण के लिए व्रत रखा जाता है। तो जो पंडवानी की गाथा है उसको आप जानते हैं कि इसमें महाभारत की कथा का वर्णन है। इसका जो नायक है वो भीम है और पंडवानी की गाथा में इसका नायक भीम है। लेकिन इसमें जो पंडवानी की गाथा है इसमें जो है किस बात का मुख्यतः वर्णन किया गया है, तो द्रौपदी की द्वारा तीजा का व्रत रखना अर्थात हरतालिका व्रत रखना, और हरतालिका व्रत रखने के लिए मायके जाने की जिद करना, मायके जाने की साध करना, और मायके जब वो जाती है तो उसका क्या हो जाता है, अपहरण हो जाता है। और अपहरण होने के बाद में उसको पांडवों द्वारा छुड़ाया जाता है। तो इसमें भी एक नारी हट को और नारी के व्रत को इसमें क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो इसमें अगर आपको ध्यान में रखना है इसमें क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो इसमें द्रौपदी के द्वारा हरतालिका व्रत को रखने का इसमें वर्णन मिलता है। हर तीजा व्रत में जो नारी की इच्छा होती है कि उसको मायके द्वारा बुला लिया जाता, आमंत्रण दे दिया जाता, विवाह के लिए लिया जाता, तो इसी का वर्णन द्रौपदी के माध्यम से किया गया है। तो हरतालिका व्रत और अर्थात तीजा व्रत का इसमें प्रमुखता से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, व्रत, त्यौहार, उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। और यह जो पंडवानी की जो गाथा है वो सभी गाथाओं में सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है और मुख्यतः वीर रस प्रधान गाथा है। कौन? पंडवानी की गाथा। तो ये मुख्यतः दो गाथाएं हैं इसमें, धार्मिक और पौराणिक गाथाएं। तो ये हैं आदिकाल की मुख्य जो साहित्य है या रचना है उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरह जो छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य में प्रमुख साहित्यकार है उसका पहला खंड हम देखें, आदिकालीन छत्तीसगढ़ी साहित्य, जिसको हम कहते हैं आदिकालीन छत्तीसगढ़ी लोक गाथाएँ के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके बारे में हमने विस्तार से देखा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मध्यकालीन और उसके बाद में फिर हम आधुनिक कालीन जो साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।